नमस्कार, मैं प्रहलाद कुमार मीणा, एसोसिएट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस, BSR गवर्नमेंट आर्ट्स कॉलेज अलवर। इस ई क्लास में आप सभी का स्वागत है। इस ई क्लास में हम मनु के राजनीतिक विचारों के संदर्भ में चर्चा करेंगे। इससे पहले के वीडियो में हमने मनु के सामान्य जीवन परिचय व उसके द्वारा बताई गई सामाजिक व्यवस्था, जिसका चित्रण उन्होंने अपनी रचना मनुस्मृति में किया है, उसके संदर्भ में हमने समझा। इस वीडियो में हम मनु के राजनीतिक विचारों को समझेंगे। मनु राज्य के सावयव स्वरूप को मानते हैं। सावयव स्वरूप का अर्थ है कि कई अंगों से मिलकर बना हुआ एक स्वरूप, एक मॉडल। उन्होंने उल्लेख किया है इसमें राज्य का निर्माण हुआ। उन्होंने 7 अंगों का उल्लेख किया है, इसमें राज्य का निर्माण हुआ है और इसे सप्तांग सिद्धांत के रूप में बताया गया है। मनु का सावयवी स्वरूप ऋग्वेद की रचनाओं के सिद्धांत पर आधारित है। सावयवी सिद्धांत को मानने वाले पश्चिमी विद्वान राज्य को एक जीवधारी रचना मानते हैं। अब सवाल पैदा होता है कि राज्य की उत्पत्ति कैसे हुई, राज्य की उत्पत्ति के क्या सिद्धांत हैं। भारतीय और पाश्चात्य विद्वानों ने राज्य की उत्पत्ति के अनेकों सिद्धांत दिए हैं, जिसमें पितृसत्तात्मक सिद्धांत है, मातृसत्तात्मक सिद्धांत है, सामाजिक समझौता सिद्धांत है, रक्त सिद्धांत है, दैवीय सिद्धांत है। मनु ने राज्य की उत्पत्ति का जो सिद्धांत दिया है वो दैवीय सिद्धांत बताया है। पाश्चात्य विद्वानों की तरह भारत में भी राज्य की उत्पत्ति के विषय में अनेक मत व सिद्धांत हैं। मनु का राज्य की उत्पत्ति का सिद्धांत दैवीय माना गया है। मनु चूंकि राजतंत्रीय शासन प्रणाली में विश्वास करते हैं, अतः राजा की उत्पत्ति को ही राज्य की उत्पत्ति मानते हैं। राज्य व राजा पर्यायी हैं, इनमें कोई भेद तत्कालीन समय में या मनु स्मृति में नहीं बताया गया है। मनु के अनुसार मनुष्य में दैवीय व आसुरी दोनों शक्तियाँ विद्यमान रहती हैं, जिनमें हमेशा संघर्ष होता रहता है, जिसको मनु ने देवासुर संग्राम कहा है। आसुरी शक्तियों का विनाश करने के लिए ही राजा या राज्य का जन्म हुआ है या सृजन किया गया है। राजा या राज्य से पूर्व समाज में अराजकता थी। उस समय ताकतवर लोग कमज़ोर के साथ वैसा ही व्यवहार या हिंसा करते थे जैसे जल में छोटी मछली को बड़ी मछली निगल जाती है। इसे मनु ने मत्स्य न्याय या जंगल राज या जिसकी लाठी उसकी भैंस यानी अराजकता कहा है। इस मत्स्य न्याय या जंगल राज को समाप्त करने के लिए ही राज्य की उत्पत्ति दैवीय मानते हुए राजा को 8 दैवीय शक्तियों से संपन्न माना है, जिसमें 8 दैवीय शक्तियों में इंद्र, वायु, यम, सूर्य, कुबेर, अग्नि, वरुण, चंद्र की शक्तियाँ बताई गई हैं। मनु ने राजा को पृथ्वी पर ईश्वर के समान माना है। वह पवित्र व पूज्य है, लेकिन वह इन शक्तियों के होने के बाद भी निरंकुश नहीं हो सकता, क्योंकि उस पर सदैव धर्म का अंकुश रहता है। धर्म का मतलब धार्मिक कर्मकांडों से नहीं माना है, धर्म का मतलब कर्तव्य से माना है। राजा को सदैव धर्म अथवा कानून के अंतर्गत रहकर कार्य करना चाहिए या चलना चाहिए। यजुर्वेद में भी राजा को दैवीय माना है। डॉक्टर काशी प्रसाद जायसवाल के अनुसार मानव धर्म शास्त्र या मनुस्मृति के अनुसार विभिन्न देवता राजा के शरीर में आते हैं और वह महान देवता बन जाता है। राजा का अनादर करना पाप है। राजा चाहे शिशु ही क्यों न हो,
उसका तिरस्कार नहीं करना चाहिए, क्योंकि वह मनुष्य दिखाई देते हुए भी वह मनुष्य रूप में देवता होता है। कुछ विद्वानों ने मनु द्वारा प्रतिपादित दैवीय सिद्धांत की तुलना पाश्चात्य दैवीय सिद्धांत से भी की है, पर पाश्चात्य सिद्धांत में राजा को पृथ्वी पर राजा को भगवान का प्रतिनिधि तो माना है, पर साथ ही उसे निरंकुश भी माना है। यानी कि पाश्चात्य विद्वानों ने या पाश्चात्य राजनीतिक व्यवस्था में भी राजा को या राज्य को दैवीय माना है, लेकिन उन्होंने राजा या राज्य की शक्तियों को निरंकुश माना है। लेकिन मनुस्मृति में मनु राजा पर धर्म का अंकुश राजा पर रखता है। पाश्चात्य विद्वानों ने इसको राज्य की उत्पत्ति को दैवीय सिद्धांत माना है, पर पाश्चात्य सिद्धांतों ने राजा को पृथ्वी पर राजा को भगवान का प्रतिनिधि तो माना है, पर साथ ही उसे निरंकुश भी माना है। फ्रांस का सम्राट लुई 14वां कहा करता था कि मैं इस धरती पर ईश्वर का प्रतिनिधि बनकर शासन करता हूँ। राज्य क्या है? मैं ही राज्य हूँ, ऐसा वो कहता था। आई एम किंग, आई एम स्टेट। पर भारतीय राजनीतिक चिंतन में मनु ने राजा को धर्म के अधीन माना है, उसे निरंकुश नहीं माना है। अब बात आती है कि राज्य कितने अंगों से मिलकर इसका निर्माण किया है या हुआ है। वर्तमान राजनीतिक व्यवस्था में राज्य के 4 अंग माने गए हैं, लेकिन मनुस्मृति में 7 अंग बताए हैं, जिसे सप्तांग सिद्धांत कहते हैं। राज्य का सप्तांग सिद्धांत क्या है, इस बारे में हम अब चर्चा कर रहे हैं। पश्चिमी विद्वानों ने राज्य के 4 अंग माने हैं, जिसमें प्रथम भूमि, दूसरा जनसंख्या, तीसरा सरकार और चौथा संप्रभुता। परंतु मनु ने राज्य के 7 अंग माने हैं, जिनमें पहला है स्वामी या राजा, दूसरा है अमात्य या मंत्री, तीसरा है पुर या राजधानी, चौथा है राष्ट्र या भूमि व जनसंख्या, पांचवा है कोष, छठा है दंड, दंड का मतलब सेना से है, और सातवां है मित्र। इस सप्तांग सिद्धांत का वर्णन कौटिल्य ने भी अपने प्रसिद्ध ग्रंथ अर्थशास्त्र में किया है, पर कौटिल्य ने पुर के स्थान पर दुर्ग को और राष्ट्र के स्थान पर जनपद को रखा है। राजा का कर्तव्य है कि वह इन 7 अंगों में संतुलन बनाए रखे और राज्य में शांति एवं विकास के लिए कार्य करता रहे, क्योंकि इन अंगों में अगर संतुलन नहीं होगा तो राज्य में शांति और विकास संभव नहीं है। अब सप्तांग सिद्धांत के 7 अंगों की हम विस्तार से चर्चा करते हैं। इसमें पहला अंग है स्वामी या राजा। इसको प्रभु कहा जाता है। इसे नैतिक गुणों से युक्त होना चाहिए, तभी वह प्रजा को नैतिकता का पाठ पढ़ा सकता है। नैतिकता के साथ ही राजा धर्मानुसार दंड धारण कर उसका प्रयोग कर सकता है। यानी कि राजा को स्वामी या प्रभु माना है और उसे नैतिक गुणों से युक्त होना चाहिए। राजा कैसा हो, नैतिक गुणों से युक्त होना चाहिए, और जो राजा को नैतिकता को समझा सके या नैतिकता का पाठ पढ़ा सके। नैतिकता के साथ ही राजा को धर्मानुसार दंड की व्यवस्था भी करनी चाहिए। दूसरा है अमात्य या मंत्री। इसका तात्पर्य प्रधानमंत्री से है। क्योंकि राजा अकेला राज्य कार्य नहीं कर सकता, अतः वह शासन के संचालन के लिए मंत्रणा करने के उद्देश्य से मंत्रियों की नियुक्ति करता है। राजा को अनेक विषयों में मंत्रणा करनी पड़ती है, अतः अनेक मंत्रियों की नियुक्ति करनी पड़ती है। इन मंत्रियों के मुखिया को अमात्य या प्रधानमंत्री भी कहा जाता है। तीसरा जो सप्तांग सिद्धांत का अंग है वह है पुर अथवा दुर्ग। मनु ने पुर अथवा दुर्ग को
पर्याय माना है। पुर का अर्थ मनु ने राजधानी से लिया है, जहाँ राजा का निवास होता है तथा राज्य का हृदय होता है। वहीं बैठकर राजा राज्य कार्य कर राज्य क्षेत्र पर शासन करता है। इसलिए पुर ऐसे स्थान पर होना चाहिए जहाँ का वातावरण शुद्ध हो, प्राकृतिक स्थिति सुदृढ़ एवं सुरक्षित हो तथा राज्य के निवासी धर्मानुसार आचरण करने वाले हों। मनु ने 6 प्रकार के दुर्गों या पुरों के बारे में बताया है, जिसमें पहला है धानवन दुर्ग। धानवन दुर्ग का अर्थ है जो खाई से घिरा हुआ हो, जिसके दुर्ग के चारों तरफ खाई खुदी हुई हो। दूसरा दुर्ग मही दुर्ग के रूप में बताया है, जो दीवारों से घिरा हुआ हो। तीसरा है जल दुर्ग, जो जल में किसी टापू पर बना हुआ हो, उसे जल दुर्ग कहा गया है। वृक्ष दुर्ग या वन दुर्ग, जो वनों से आच्छादित क्षेत्र में बनाया गया हो, उसे वन दुर्ग। और पांचवा है सेना दुर्ग, जो ताकतवर व्यक्तियों या सेना के व्यक्तियों से घिरा हुआ हो, ऐसा सेना दुर्ग। और छठा है पर्वत दुर्ग, जो किसी पर्वत पर या गिरी पर बना हुआ हो। ऐसे इस प्रकार से वो 6 प्रकार के दुर्गों की व्यवस्था की बात मनुस्मृति में बताता है। अब दुर्ग ये जो बताए हैं, खाई से घिरा हुआ हो, दीवारों से घिरा हुआ हो, जल में हो, वन में हो, सेना से घिरा हुआ हो, पर्वत पे हो, वो ऐसा बताने के पीछे उनका औचित्य यह है कि राजा का स्थान, जहाँ राजा निवास करता है, जहाँ उसकी पुर या राजधानी है, वो ऐसे स्थान पर होनी चाहिए जहाँ आसानी से नहीं पहुंचा जा सके। शत्रु द्वारा आक्रमण करने में उसको अनेक प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़े। इसलिए वो इस प्रकार के स्थानों की बात करता है जहाँ राजा सुरक्षित रहकर शासन कार्य को संचालित कर सके, क्योंकि राजा का जो कार्य जो है वो प्रजा रक्षण का है, क्योंकि उसे आसुरी शक्तियों से जनता की रक्षा करनी है। और यदि राजा ही सुरक्षित नहीं होगा या पुर ही सुरक्षित नहीं होगी, राजधानी सुरक्षित नहीं होगी जहाँ राजा निवास करता है, तो वो प्रजा की रक्षा नहीं कर पाएगा। चौथा जो अंग मनुस्मृति में बताया गया है वो राष्ट्र या जनपद है। मनु राज्य को ग्राम प्रधान रखना चाहते हैं। प्रत्येक ग्राम राष्ट्र की एक इकाई होगी। प्रथम संगठन 10 गांवों का, दूसरा 20 गांवों का, तीसरा 100 गांवों का और चौथा 1000 गांवों का होगा। प्रत्येक 10 गांवों पर एक मुखिया होगा, जो 10 गांवपति कहलाएगा। 20 गांवों का अधिकारी 20 ग्रामपति, 100 गांवों का अधिपति 7 ग्रामपति, 1000 गांवों का अधिपति या स्वामी सहस्त्र ग्रामपति कहलाएगा। नगरों को मनु ने ज़्यादा महत्व नहीं दिया है। उसने नगर प्रशासन के लिए गुप्तचर व्यवस्था का विवेचन किया है। नगर अधिकारी गुप्तचरों द्वारा किसी जानकारी के आधार पर दुष्ट व भ्रष्ट अधिकारियों को दंडित कर सके। यानी कि राष्ट्रीय जनपद के बारे में जो मनुस्मृति में मनु ने बताया है, वो ग्राम व्यवस्था को बनाए रखना चाहता है। और प्रत्येक 10 गांवों का छोटा छोटा समूह बनाया, फिर 20 गांवों का, फिर 100 गांवों का, फिर 1000 गांवों का। यानी कि शासन संचालन धर्मानुसार या उनकी रक्षा के अनुसार, उनकी आवश्यकताओं के अनुसार राजा राजधानी में रहकर नहीं कर सकता। इसलिए अलग अलग टुकड़ों में इन गांवों की व्यवस्था करके उनका एक मुखिया या उनका एक अधिकारी बनाया गया है। और नगरों के लिए उसने गुप्तचर व्यवस्था का विवेचन किया है, क्योंकि नगर गांवों से कुछ बड़े होते हैं और वो अधिकारी
जो अधिकारी जो राजकार्यों को संपन्न करेंगे, अगर वो धर्मानुसार कानून को लागू नहीं करते हैं, प्रजा के साथ व्यवहार नहीं करते हैं, तो वो गुप्तचर राजा को सूचना देकर उनको दंडित कर सके। पांचवा अंग कोष बताया गया है। कोष का मतलब धन से है। राज्य संचालन के लिए धन की आवश्यकता होती है। मनु ने राजा को राजकोष को भरा रखने के लिए करों का विस्तार से विवरण बताया है। कर सिद्धांत में भी मनु धर्म के आचरण को राजा को करने के लिए बाध्य करता है। प्रजा की रक्षा करने के लिए जनता पर कर लगाना, परंतु जो राजा अपना कर्तव्य पालन नहीं करता उसे कर लगाने का अधिकार नहीं होगा। यानी कि जो प्रजा कल्याण या प्रजा रक्षण नहीं कर सकता, वो राजा प्रजा पर कर नहीं लगा सकता और वो न उसका अधिकारी है। और कर किस प्रकार से लगाए जाएं, इसके बारे में मनुस्मृति में बताया गया है कि जनता के सामर्थ्य से लगाने के अनुसार कर लगाने से मनु का सामर्थ्य से अधिक कर लगाने का मनु ने विरोध किया है। शोषण करने वाला राजा शीघ्र ही नष्ट हो जाता है, अतः राजा को ऐसी स्थिति एवं नीति का आचरण करना चाहिए जो राजा और प्रजा के लिए कल्याणकारी सिद्ध हो और प्रजा सुख से अपना जीवन यापन कर सके। छठा जो अंग मनुस्मृति में सप्तांग सिद्धांत के अनुसार बताया है वो है दंड। दंड का अर्थ है सेना। दंड राजा का एक महत्वपूर्ण अंग माना गया है, क्योंकि अकेला राजा प्रजा रक्षण और प्रजा कल्याण कार्य नहीं कर सकता, इसलिए उसको सेना रखनी पड़ेगी या उसके पास सेना होनी चाहिए। और दंड को शक्ति अथवा सेना के रूप में जाना गया है। मनु कहता है कि जब रात्रि को विश्राम करता है तो दंड जागता है, यानी कि जब राजा रात को विश्राम करता है तो सेना प्रजा रक्षण का कार्य करती रहती है, दंड जागता रहता है। मनु ने 5 प्रकार की सेना बताई है, जिसमें रथ सैनिक, अस्थि सैनिक, घुड़सवार सैनिक जिसको अश्व सेना भी कहा है, नौसेना और पैदल सेना। मनु ने एक छठा अंग भी बताया है, उसे भारवाहक कहा गया है। यानी कि जो सेना के 5 प्रकार बताए हैं उसके अलावा एक छठा प्रकार भी बताया है मनु ने, उसे भारवाहक कहा गया है। यानी कि सेना के लिए जो सामग्री है, चाहे वो हथियारों की हो, चाहे राशन की हो या अन्य कोई सामान की व्यवस्था हो, उनको ले जाने का काम या सेना तक पहुंचाने का काम भी सेना के रूप में ही मनुस्मृति में छठा अंग बताया है और उसे भारवाहक कहा गया है। सप्तांग सिद्धांत का जो अंतिम अंग है वो मित्र के रूप में बताया है। मित्र अथवा अंतर्राज्यीय संबंध। मित्र कब होगा? जब किसी दूसरे राज्य से संबंध होंगे, जिन्हें अंतर्राज्यीय संबंधों के रूप में भी जाना जाता है। और अंतर्राज्यीय संबंधों का एक अलग से टॉपिक भी बताया है मनु ने, जिसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। मनु का स्पष्ट मत था कि राजा को अन्य राजाओं के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित करने चाहिए ताकि राजा की शक्ति का विकास हो सके, क्योंकि मनु जानता था कि अगर राजा के अन्य राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध नहीं होंगे तो राज्य में अशांति होगी और अशांति होने के कारण राज्य की शक्ति क्षीण होगी और राजा या राज्य या जनता का विकास संभव नहीं हो पाएगा। अंतर्राज्यीय संबंधों या विदेश नीति के संबंध में मनु मंडल सिद्धांत का पालन करने का परामर्श भी राजा को देता है। स्थिति, सामर्थ्य, पारस्परिक व्यवहार आदि दृष्टि से मनु ने राज्य को
राज्यों को 4 श्रेणियों में विभक्त किया है, जो मंडल सिद्धांत के रूप में जाने गए हैं, जिनका आगे चलकर हम विस्तार से अध्ययन करेंगे। पहला जो राज्य बताया है वो विजुगुषी राज्य के रूप में माना है। विजुगुषी राज्य का अर्थ है जो राजा अपने साम्राज्य की, अपने राज्य की सीमाओं का विस्तार करने वाला हो, या विजय का इच्छुक हो, या अपने राज्य की विस्तार करने वाला हो। आर्यराज्य दूसरे प्रकार का जो राज्य बताया, आर्यराज्य यानी कि शत्रु राष्ट्र, उसके साथ किस प्रकार के संबंध होंगे, और ये दूसरे प्रकार का राज्य होगा। तीसरा है मध्यम राज्य। मध्यम राज्य का अर्थ है कि जो दो राज्यों के बीच में सामान्य स्थिति बनाए रखने का कार्य करता है, वो मध्यम राज्य के रूप में जाना गया है या बताया गया है। और चौथा प्रकार का जो राज्य मंडल सिद्धांत में के रूप में बताया है, वो उदासीन राज्य। उदासीन राज्य का अर्थ ये है कि एक जो राजा कमज़ोर या शक्तिहीन होता है, वो उदासीन राज्य के रूप में मनुस्मृति में बताया गया है। इस मंडल सिद्धांत या विदेश नीति संबंधों के बारे में या अंतरराष्ट्रीय संबंधों के बारे में, अंतर्राज्यीय संबंधों के बारे में अलग से हम दूसरे टॉपिक में चर्चा करेंगे। इस क्लास में इतना ही। आप सभी का धन्यवाद। घर में रहें, सुरक्षित रहें। पुनः एक बार आपका धन्यवाद।